आइए दोस्तों, आज हम एक नए टॉपिक जो क्लास 10th, 12th और कई सारी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है प्रकाश, जो कि साइंस का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से कई सारे क्वेश्चन छोटे छोटे पुटअप होते हैं जिनके बारे में आज हम देखते हैं। सबसे पहली बात, ये प्रकाश है क्या चीज? प्रकाश क्या है? आप देखते हैं कि अंधेरे में हमें कोई चीज दिखाई नहीं देती, लेकिन दिन के उजाले में हमें सारी चीज दिखाई देती है। यानी कि प्रकाश है क्या? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है, जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। प्रकाश वह है जो हमें हमारी आंख के रेटिना पर पड़कर हमारी आंखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, जिससे हमें चारों ओर की वस्तुएं दिखाई देती हैं। क्योंकि हमारे नेत्र के रेटिना में क्या होते हैं? प्रकाश संग्राही कोशिकाएं होती हैं। जैसे ही प्रकाश हमारी नेत्र के रेटिना पर पड़ता है तो प्रकाश संग्राही कोशिकाएं उत्तेजित हो जाती हैं, जिसके कारण हमें ये सारी वस्तुएं दिखाई देती हैं। लेकिन रात के अंधेरे में ये वस्तुएं दिखाई नहीं देती। हाँ, यदि वैकल्पिक प्रकाश स्रोत की व्यवस्था कर दी जाए तो उसके आधार पर वस्तुएं हमें दिखाई देने लग जाती है। अब प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें वस्तुओं को दिखाने में सहायक है। ऐसा भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो हमें वस्तुओं को दिखाता है। अब इसके बाद बात आती है कि प्रकाश आता कहां से? प्रकाश जिस भी सोर्स से उत्पन्न होता है उसे हम बोलते हैं प्रकाश के स्रोत। किसी भी सोर्स से आपने प्रकाश उत्पन्न किया वो क्या होता है? प्रकाश स्रोत कहलाता है। किसी भी स्रोत से उत्पन्न हो रहा है, बल्ब से हो रहा है तो बल्ब भी क्या है? प्रकाश स्रोत है। सूर्य से हो रहा है, सूर्य भी प्रकाश स्रोत है। चंद्रमा से हो रहा है, चंद्रमा भी प्रकाश स्रोत है। तारे कर रहे हैं, तारे भी प्रकाश स्रोत हैं। मोमबत्ती से हो रहा है, मोमबत्ती भी प्रकाश स्रोत है। अब इन प्रकाश स्रोतों को हम अपने आधार पर तीन भागों में बांट सकते हैं। ऐसा स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करता है प्रकाश स्रोत कहलाता है। अब देखो तीन भाग कौन कौन से होते हैं? पहला तो होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, जो प्रकृति द्वारा पहले से पूर्व निर्धारित होता है। दूसरा होता है कृत्रिम प्रकाश स्रोत, और तीसरा है जैव प्रकाश स्रोत। ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या होता है? देखिए, जो प्रकृति में पहले से उपस्थित है, जैसे कि सूर्य अपनी पृथ्वी का सबसे बड़ा प्रकाश स्रोत है, और एक ऐसा है प्राकृतिक जो प्रकृति में जो मानव ने बनाया वो क्या है? मानव कृत्रिम। और वो कौन कौन से हैं? जैसे कि आपने ले ली ट्यूबलाइट, बल्ब, अरे ये प्रकृति में थोड़ी था, ये तो बनाए गए मानव के द्वारा। मोमबत्ती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब क्या है? कृत्रिम प्रकाश स्रोत। अच्छा, एक होता है जैव प्रकाश स्रोत, और जैव प्रकाश स्रोत के रूप में हमारे पास ऐसा जीव जो प्रकाश उत्पन्न करता है, और वो क्या होता है? जुगनू। कौन सा जुगनू? और इसको हम ग्रामीण भाषा में बोलते हैं पटक बीजना। जब ये चलता है तो उड़ते समय हल्की हल्की सी टॉर्च जैसी लाइट उत्पन्न करता है, इसे टॉर्च वाला मच्छर भी बोला जाता है। जुगनू, पटक बीजना, ये सब क्या है? जैव प्रकाश स्रोत। एकमात्र है जो खाली जीव ऐसा जीव है जो प्रकाश उत्पन्न करता है, ये पटक बीजना, जुगनू इसको हम कहते हैं। तो प्रकाश स्रोत जो प्रकाश उत्पन्न करे वो प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला प्राकृतिक, दूसरा कृत्रिम, तीसरा जैव प्रकाश स्रोत। अब देखो, बात आती है प्रकाश की प्रकृति की, कि प्रकाश की नेचर क्या होती है, प्रकाश की प्रकृति की बात आती है। तो कई सारे वैज्ञानिकों के द्वारा समय समय पर कई सारी प्रकाश की प्रकृति के बारे में सिद्धांत दिए गए। जैसे कि आइंस्टीन ने क्वांटा फोटोन के रूप में बताया, मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत, न्यूटन का कणिका सिद्धांत, कई ने इसको कणंग रूप में बताया और कई ने इसे तरंग रूप में बताया। कई ने बताया कि कण रूप में चलता है, कई ने बताया तरंग रूप में चलता है। तो एक डी ब्रॉगली नाम के अब वैज्ञानिकों के सामने एक समस्या आई कि इसको हम कण माने कि तरंग माने। कुछ घटनाओं में कण के रूप की व्याख्या होती है, कुछ घटनाओं में तरंग रूप की व्याख्या होती है। अब इन घटनाओं के आधार पर एक डी ब्रॉगली नाम के वैज्ञानिक थे,
नाम है इनका डी ब्रोगली। और डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश की द्वैती प्रकृति होती है, डबल नेचर का होता है। ये कण रूप में भी व्यवहार करता है और तरंग रूप में भी व्यवहार करता है। तो डी ब्रोगली के अनुसार प्रकाश की कौन सी प्रकृति बताई गई? द्वैती प्रकृति। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि प्रकाश की वर्तमान में प्रकाश की प्रकृति है, तो क्या आंसर आएगा इसका? द्वैती प्रकृति। और किसके द्वारा बताई गई? डी ब्रोगली के द्वारा बताई गई। अब आती है प्रकाश की कुछ गुण के बारे में, सामान्य गुणधर्म जिनको हम बोलते हैं। देखो, सबसे पहली बात कि प्रकाश सरल रेखा में गमन करता प्रतीत होता है। वास्तविकता में ऐसा होता नहीं है, लेकिन अति सूक्ष्म तरंगदैर्घ्य कोटि का होने के कारण हमें यह ऐसा करता हुआ प्रतीत होता है। तो प्रकाश ऐसा बोल सकते हैं, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है, ये सभी माध्यमों में चलता है। निर्वात हो या अन्य कोई माध्यम हो, ये सब ऐसे ही चलता है। प्रकाश की चाल के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अब सर्वाधिक प्रकाश की चाल, सर्वाधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। सर्वाधिक जो प्रकाश की चाल है वो कहां होती है? निर्वात में। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। सर्वाधिक प्रकाश की चाल निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कई बार पूछा गया, आगे पूछा जाएगा कि प्रकाश की सर्वाधिक चाल कौन से माध्यम में होती है, तो आप क्या बताओगे? निर्वात में होती है। और कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। इसको खोलने को हम खोल सकते हैं। 3 के आगे कितनी जीरो लगाएंगे? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 और 8 लगा दिया। ये मीटर में आया है अपना प्रति सेकंड एक। अच्छा, अब इसको हमें बदलना है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको आप चेंज करके देखेंगे तो ऐसा 3 लाख के समथिंग आपका 3 लाख प्रति मिनट या 3 लाख कुछ ऐसा आंसर आएगा आपका, वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट में क्या है कि ये जो प्रकाश है वो निर्वात के अलावा और फिर किसमें इसकी प्रकाश की चाल और किससे कम किससे होगी? देखो, निर्वात सबसे अधिक किसमें होगी? निर्वात में। निर्वात से कम किसमें होगी? वायु में। क्योंकि निर्वात क्या होता है? ऐसा स्थान जहां वायु नहीं है। जब वायु नहीं है तो सबसे ज्यादा चलेगा वैक्यूम है, बिल्कुल इतना चलेगा। इससे कम थोड़ी मोटी परत आएगी वायु की, टकराएगा, प्रकाश के वेग में क्या आएगी? कमी आएगी। अब कितना होगा? वायु से कम किसमें होती है? जल में। जल से कम कितनी होती है? कांच में। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, हमारे पास जो माध्यम होते हैं वो माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है सघन और एक होता है विरल। अच्छा, विरल माध्यम क्या है? पतला, और उसकी तुलना में थोड़ा मोटा क्या होता है? सघन। जैसे मैंने बोला, वायु कैसा माध्यम है? विरल। और जल कैसा माध्यम है? सघन। वायु बहुत पतली चीज है, बहुत जो दिखाई नहीं देती है, कण बहुत दूर दूर है, वायु विरल है। और जल के कण थोड़े पास पास हैं, दिखाई देते हैं, कैसा है? सघन। अब मैं यहाँ लिख दूं जल और कांच। जल कैसा होगा? विरल। और कांच कैसा होगा? सघन। सघन का मतलब ये है कि जो थोड़ी कठोर चीज है, और जो विरल का मतलब है थोड़ी पतली है, मुलायम है। ये सारी चीजें कैसे आएंगी? इसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं और इसमें कण थोड़े पास पास होते हैं। लेकिन 2 माध्यम ही सघन और विरल का हम अंतर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि खाली आपसे पूछ लिया जल कैसा है। जल के सापेक्ष हमें दूसरा ढूंढना पड़ेगा कि जल के सापेक्ष पूछा क्या है? कांच पूछा है, वायु पूछा है, कि क्या पूछा है, तभी पता लगाएंगे कि सघन है कि विरल है। एक अकेले माध्यम से पता नहीं लगा सकते कि माध्यम सघन है कि विरल है। ये प्रकाश की चाल के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे। इसके अलावा जो बात आती है वो बात आती है आपकी कि साहब हमें वस्तुओं का दिखाई देना कैसे संभव है? देखो, वस्तुओं का दिखना संभव है, और वस्तुओं का दिखना हमें किस प्रकाश के किस आधार पर संभव है? वो है प्रकाश का परावर्तन।
प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश स्रोत से उत्पन्न होगा, सरल रेखाओं में गमन करेगा, हमारी आंख से टकराएगा, टकरा के वस्तु तक टकराएगा, वस्तु से टकरा के हमारी आंखों पर आएगा। जिस प्रकार हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, प्रकाश के कारण तो हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं, लेकिन प्रकाश का परावर्तन वह घटना है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। यदि प्रकाश का परावर्तन ना हो तो हमें वस्तुएं दिखाई नहीं देंगी। यदि दो वस्तुओं के बीच में कोई ऐसी वस्तु लगा दी जाए कि जिससे प्रकाश की किरणें गुजरे ही नहीं, उस वस्तु पर पड़े ही नहीं, जब पड़ेंगी नहीं तो परावर्तन नहीं होगा, तो वस्तु में दिखाई नहीं देगी। और इस प्रकाश का परावर्तन ही वह घटना है जिसके कारण हमें वस्तुएं दिखाई देती हैं। प्रकाश कारण दिखाई देती हैं, लेकिन वो घटना कौन सी है? प्रकाश का परावर्तन। यदि कोई दो वस्तुओं के बीच में ऐसी वस्तु रखती जाए जहां पर प्रकाश का परावर्तन संभव ही ना हो, तो वहां वस्तु प्रकाश किरणें टकराएंगी नहीं तो कहीं जाएंगी नहीं, विसरित ही नहीं होंगी। जब विसरित नहीं होंगी तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देंगी। अब अच्छा, फिर अगर वस्तु दिखाई नहीं देंगी तो आप सब क्या बन जाओगे? पिक्चर देखिए मिस्टर इंडिया वाली, वो मिस्टर इंडिया वाली, हाँ वो मिस्टर इंडिया बन जाओगे ऐसा नहीं हुआ तो। अब देखो, प्रकाश की घटनाओं के संबंध में कुछ हम घटनाएं पढ़ते हैं, और उन घटनाओं में हम सबसे पहले जो घटनाएं पढ़ते हैं, अच्छा एक चीज और, प्रकाश श्वेत प्रकाश होता है। जो सूर्य से प्रकाश आता है वो श्वेत प्रकाश होता है। ये सबसे पहले किसने बताया था? न्यूटन ने। और न्यूटन ने सबसे पहले कांच के प्रिज्म का उपयोग करके बताया था कि जो प्रकाश होता है वो श्वेत वर्णीय होता है, मतलब 7 रंगों में विभक्त होता है, कई रंगों का मिश्रण होता है। अब उनको व्यक्त करने के लिए हम आगे वर्ण विक्षेपण वगैरह पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको बता देंगे। तो आज फिर हम नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो अपना टॉपिक आता है प्रकाश का परावर्तन। ये परावर्तन क्या चीज है? देखो, जो अभी मैंने बताया था, वस्तुओं का दिखना प्रकाश के कारण, लेकिन कौन सी घटना प्रकाश की? प्रकाश का परावर्तन। यह क्या होता है? देखो, जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और उनके पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करे और उनके पृथक्कारी पृष्ठ से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाए, तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। देखो, जैसे ये मेरे पास कोई पृथक्कारी पृष्ठ है, ये माध्यम 1 और ये माध्यम 2, ये माध्यम फर्स्ट मान लिया, ये माध्यम सेकंड मान लिया। अब देखो, ये हमारा सूर्य है। सूर्य एकमात्र प्राकृतिक स्रोत, सबसे अच्छा हमारी पृथ्वी पर, हमारे प्रकृति में सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? सूर्य। और ये एकमात्र स्रोत है जो पृथ्वी को ऊर्जा देता है। जिसकी एनर्जी पृथ्वी पर नहीं हुई ना, तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं है। अब ये प्रकाश हमारा सूर्य है, सूर्य से प्रकाश किरण आई, ये आई टकरा के वापस कहां चली जाए? जिस माध्यम में आई है उसी माध्यम में चली जाए। देखो, यहाँ पे क्या हुआ कि इस माध्यम में प्रवेश नहीं किया, तो ये जो प्रकाश किरण आई है, ये वाली आई और ये वाली है। ये आई है, उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। उसको हम क्या बोलते हैं? आपतित किरण। जो टकरा के वापस जा रही है उसे हम बोलते हैं परावर्तित किरण। कौन सी किरण? परावर्तित किरण। जो आई वो आपतित, जो जा रही है परावर्तित किरण। यह घटना होती है हमारी प्रकाश का परावर्तन। अच्छा, इसी में देखो, ये जो एंगल है, यहां से ये 90 डिग्री का लगभग एंगल हो जाता है, और इस एंगल को हम बोलते हैं क्या? अभिलंब।
इसे हम क्या बोलते हैं, अभिलंब। अब देखो इस अभिलंब के दो और एक एंगल बने हैं, एक एंगल इधर है और एक एंगल इधर है। जो आपतित किरण की तरफ एंगल बना है उसे हम बोलते हैं आपतन कोण। कौन सा कोण, आपतन कोण, जिसे लिखते हैं कोण आई। जो परावर्तित किरण की ओर एंगल बना है उसे हम बोलते हैं परावर्तन कोण। क्या बोलते हैं इसे, परावर्तन कोण, और इसको लिखते हैं कोण आर से। अब ये आप जो ये तीनों चीज देख रहे हो, इस परावर्तन के फिर कुछ ना कुछ गुणधर्म होते हैं। देखो परावर्तन के नियम, जिन्हें हम गुणधर्म बोलते हैं, परावर्तन के नियम। अब ये परावर्तन के नियम कितने हैं? परावर्तन के नियम मुख्यतः 3 होते हैं, लेकिन अब जब हम पढ़ते हैं तो मुख्यतः 2 ही काम में आते हैं। देखो पहला नियम क्या है कि जो कोण बना है आपतन कोण और ये परावर्तन कोण, ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि कोण आई बराबर कोण आर। दूसरा नियम देखो, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों तल के एक बिंदु पर है। जब अगली किरण आएगी उसके लिए एक बिंदु पर होंगे, उसके लिए अगली किरण आएगी उसके लिए अगले बिंदु पर होंगे, एक बिंदु पर होंगे, यानी कि आपतित किरण, कॉमा परावर्तित किरण, कॉमा अभिलंब, तीनों तल के एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु पर होते हैं। ये हमारे परावर्तन। अच्छा, एक नियम हो रहा है कि आप जब कोई किरण आती है, आपतित किरण और परावर्तित किरण की चार में अपरिवर्तित रहती है, वो वाला हम पढ़ते नहीं है। अब देखो यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10th क्लास में तो घटना ही पूछी जाएगी पूरी, क्योंकि वहां लेंथी पेपर होता है। कंपटीशन क्लासेज में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन क्या होता है कि यदि कोई प्रकाश किरण 50 डिग्री के एंगल पे आती है, कितने डिग्री के एंगल पे आती है, 50 डिग्री के एंगल पर यहाँ पर पृष्ठ पर टकराती है, तो बताइए कितने डिग्री के एंगल पर परावर्तित होगी। अब देखो 50 पर आई है तो कितने पर जाएगी, 50 पर ही जाएगी, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। अगर ये 30 डिग्री पे आती तो कितने पे जाती, 30 पर। अगर ये 20 पर जाती तो 20 पर, 60 पर तो 60 पर, 70 पर तो 70 पर, यानी कि जितने डिग्री पर किरण आती है उतने ही डिग्री का उसमें क्या होता है, परावर्तन होता है। अर्थात आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। यहां मैं लिख भी देता हूं कि आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। ये कई क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे किसी ने पूछ लिया कि यदि कोई प्रकाश की किरण 50 डिग्री पर परावर्तित होती है तो बताइए आपतन कोण का मान भी कितना होगा, किरण का तो कितना होगा, 50 ही होगा, क्योंकि ये दोनों एंगल हमेशा कैसे होते हैं, सेम होते हैं। इसके बाद देखो जो परावर्तन होता है वो परावर्तन के प्रकार है। अब ये परावर्तन 2 प्रकार से होता है, ये परावर्तन 2 प्रकार से होता है। परावर्तन के प्रकार, नेक्स्ट टॉपिक है अपना परावर्तन के प्रकार। ये परावर्तन के प्रकार देखो, परावर्तन हमारे यहाँ परावर्तन जो है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है नियमित, एक होता है विसरित। एक नियमित परावर्तन और एक विसरित परावर्तन। अब देखो पहला वाला नियमित परावर्तन क्या होता है। नंबर 1 नियमित परावर्तन। ये क्या होता है, जब प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित हो तो किरणों का परावर्तन
किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। इस घटना को प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश किरण किसी चिकने या समतल सतह पर आपतित हो तो किरणों का परावर्तन एक निश्चित दिशा में होता है। इस घटना को हम प्रकाश का नियमित परावर्तन कहते हैं। ध्यान रखना, दुनिया के अंदर कोई भी सतह ऐसी नहीं है जो चिकने पूर्णतः चिकनी हो। चिकनी चीज कुछ है ही नहीं, सारी चीजें चिकने जैसी हैं। कोई भी चीज चिकनी नहीं है, ना कुछ चिकना है ना कुछ चिकनी है, कुछ नहीं है, बस सारी चीजें चिकने। ये सरफेस आप देख रहे हो पूर्णतः चिकनी थोड़ी है। अरे कुछ ना कुछ घर्षण, चिकने का मतलब क्या है, जहाँ घर्षण बल का मान बिल्कुल जीरो हो जाए, जहाँ घर्षण बिल्कुल जीरो हो जाए, ऐसी कोई सतह संभव नहीं है जहाँ पर घर्षण बिल्कुल जीरो हो जाए। हाँ, चिकने जैसी हैं, घर्षण का मान जीरो नहीं है लेकिन बहुत कम हो सकता है। अब देखो, जैसे ये एक समतल सतह है, इस पर एक प्रकाश किरण आई, ये गई, ये आपतित हुई, ये परावर्तित, दूसरी आपतित हुई, ये इसी दिशा में परावर्तित, ये आपतित हुई, ये इसी दिशा में परावर्तित। अब आप देखोगे कि जो परावर्तित की दिशा है वो सभी किरणों की कैसी है, एक जैसी है। इसलिए इस परावर्तन को क्या बोला गया, नियमित परावर्तन। दूसरा क्या होता है, विसरित परावर्तन। ये विसरित परावर्तन क्या होता है, जब चिकनी सतह नहीं होगी तो कैसी होगी, खुरदरी या उबड़ खाबड़। जब प्रकाश किरण किसी खुरदरी या उबड़ खाबड़ पृष्ठ पर आपतित हो तो परावर्तन के पश्चात किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। विभिन्न दिशाओं में फैल जाती हैं। यह घटना विसरित परावर्तन कहलाती है। विसरित परावर्तन कहलाती है। देखो, ये बिल्कुल ये उबड़ खाबड़ पृष्ठ है अपना, कोई ऐसा चिकना पृष्ठ नहीं, उबड़ खाबड़ पृष्ठ है। ये प्रकाश कण आई, ये तो ऐसे चली गई, ये आई, ये इस दिशा में चली गई, ये आई, इस दिशा में चली गई, ये ऐसे पृष्ठ। तो क्या है, सभी जो परावर्तित किरणें हैं उनकी जो दिशा है वो सेम नहीं है। जब डायरेक्शन सेम नहीं है तो परावर्तन नियमित नहीं होगा। परावर्तन कौन सा होगा, विसरित परावर्तन होगा। ये विसरित परावर्तन में क्या है, प्रकाश किरणें विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। नियमित में तो एक दिशा में फैलेंगी, लेकिन विसरित में विभिन्न दिशाओं में फैलती हैं। जैसे आप बल्ब ले लीजिए, बल्ब से प्रकाश किरण उत्पन्न हुई तो विसरित एक निश्चित दिशा में चली जाती हैं, वो तो जितनी संभव दिशाओं में फैलती हैं। और यही विसरित परावर्तन के कारण हमें अपने आसपास की सारी चीजें दिखाई देती हैं। अगर विसरित ना होता, नियमित ही होता तो कुछ ना कुछ हमें कुछ फिक्स चीजें दिखाई देती। विसरित के कारण ही हमें कई सारी चीजें दिखाई देती है। तो ये बात हुई आपके प्रकाश के परावर्तन की घटना। अब प्रकाश में हमने क्या पढ़ा, पहले प्रकाश की डेफिनेशन, फिर प्रकाश स्रोत के बारे में पढ़ा, फिर प्रकाश के गुणधर्म पढ़े। उसमें बताया कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, निर्वात में होती है, कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। फिर निर्वात से कम कहाँ होती है, वायु में होती है, वायु से कम कहाँ होती है, जल में होती है, जल से कम कहाँ होती है, प्रकाश में होती है। और जैसे जैसे परतों की मोटाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे प्रकाश की जो किरण है, चाल है, उसका मान है वो कम होता जाएगा। फिर हमने बताया कि प्रकाश की घटना होती है परावर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में जाएगा, टकराकर उसी माध्यम वापस आएगा तो इसे प्रकाश का परावर्तन। हमने परावर्तन के नियम पढ़ लिए, परावर्तन के प्रकार पढ़ लिए। अब देखिए, कोई पूछे कि हमारा देखना परावर्तन के कारण संभव है, जिसमें से मोस्ट ऑफ दीज क्या है, विसरित परावर्तन। कौन सा परावर्तन, विसरित परावर्तन। अब हम बात करते हैं कि इस परावर्तन के बाद क्या आएगा। देखो, उस गुण में
हमें दिखाई देने में वस्तुओं के रंग के बारे में बात कर लेते हैं कि वस्तुओं का रंग कैसे दिखाई देता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि प्रकाश, सबसे पहले न्यूटन ने बताया कि जो प्रकाश है वो कई रंगों का श्वेत प्रकाश, कई रंगों का मिश्रण है, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं। सूर्य वाला प्रकाश कई रंगों का मिश्रण होता है, जिसे हम श्वेत प्रकाश बोलते हैं। अब जिस वस्तु से जिस रंग का परावर्तन होगा वस्तु में उसी रंग की दिखाई देगी। जैसे वस्तु का रंग हमें लाल दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि उससे लाल रंग की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों पर आ रही हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि उससे वस्तु से लाल रंग की किरणें परावर्तित होकर हमारी आंखों तक आ रही हैं। किसी वस्तु का रंग हमें नीला दिखाई दिया तो उसे क्या बोलेंगे कि नीले रंग की जो किरणें हैं वो परावर्तित हो रही हैं। लेकिन यदि किसी वस्तु का रंग हमें काला दिखाई देता है तो काला कोई रंग ही नहीं है, काला तो सभी रंगों का मिक्सचर है, काले में कुछ मिला दो काला ही होता है। यानी कि काला जो है वो क्या है, सभी रंगों का अवशोषक है, सभी रंगों का अवशोषण करता है काला। और सफेद वो सभी रंगों का अवशोषण करता है। सभी रंगों का उत्सर्जक है। यानी कोई पूछे काला क्या है, काला कोई रंग नहीं है, काला तो सभी रंगों का अवशोषक है, सफेद सभी रंगों का उत्सर्जक है। अब देखिए आगे थोड़ा सा देखिए, प्रकाश के आधार पर वस्तु में कैसे कैसे देखेंगे। देखो, पहली वस्तु, दूसरी वस्तु और तीसरी वस्तु जिनसे होकर प्रकाश आर पार निकल जाए, हमें पूरे आर पार की वस्तु दिखाई दे, वो कौन सी वस्तु, पारदर्शी वस्तु। वो कौन सी वस्तु, पारदर्शी वस्तु। जो हमें आर पार दिखाई ना दे सके वो कौन सी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। अरे कौन सी वस्तु, अपारदर्शी वस्तु। और जिसमें से हमें दिखाई देता है लेकिन स्पष्ट तौर पर दिखाई नहीं देता वो कौन सी वस्तु, पाराभासी वस्तु। तो प्रकाश के आधार पर वस्तु कितने प्रकार की, तीन। पहला पारदर्शी, दूसरा अपारदर्शी, तीसरा पाराभासी। पारदर्शी जिनके बिल्कुल आर पार दिखाई दे, एक कांच में से जो पॉलिश किया हुआ नहीं है उसके आर पार देखेंगे तो पूरा दिखाई देता है, वो कौन सी, पारदर्शी वस्तु। अपारदर्शी जिनको प्रकाश पार नहीं कर सकता, जैसे बोर्ड है, बोर्ड के पीछे वाला ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, तो कैसी वस्तु हो गई, अपारदर्शी वस्तु हो गई। पाराभासी जिनमें दिखाई देता है लेकिन थोड़ा धुंधला दिखाई देता है, वो सब कैसी वस्तु हैं, पाराभासी वस्तु हैं। तो आज के लिए इतना ही। कल हम इस प्रकाश के परावर्तन के आधार पर एक युक्ति है जिसका नाम है दर्पण के बारे में अध्ययन करेंगे। तो यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें।